मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है मार्च 20 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं एक बार देख लेते हैं। कुछ टॉपिक तो यहाँ पे रिपीटेड होने वाले हैं, लेकिन जो टॉपिक रिपीटेड हैं उसके अंदर भी कुछ नया इन्फॉर्मेशन आपको डेफिनेटली मिलेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं CAA की। गवर्नमेंट ने तो नोटिफाई कर दिया है, रूल्स आ गए हैं। इसका मतलब बहुत ही जल्दी बहुत सारे लोगों को इंडिया की सिटीजनशिप मिलने वाली है। अब इसको एक सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी पटिशन्स डाली गई हैं और सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई है कि सर CAA को स्टे कर दिया जाए, मतलब फिलहाल इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए। आफ्टर इलेक्शन आप इलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। उसके बारे में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, तो ये नया डायमेंशन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। उसके अलावा ओशन टेम्परेचर्स इंक्रीज हो रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होता है, इसको कैसे दूर कर सकते हैं। तो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, उसके रिगार्डिंग ये टॉपिक आता है GS पेपर 3 से, मेंस के परस्पेक्टिव से। और ये टॉपिक हम लोग करने वाले हैं इंडियन एक्सप्रेस वाले सेक्शन से। उसके अलावा दो एडिटोरियल आज हम लोग इंक्लूड करेंगे। एक कल से एडिटोरियल हम लोग करने वाले हैं इंडियन ओशन के बारे में, और एक दूसरा आर्टिकल करने वाले हैं हम यहाँ पे MSP के बारे में। एक बार फ्रंट पेज पे देख लेते हैं थोड़ा क्या बन रहा है माहौल। और फ्रंट पेज का माहौल थोड़ा कुछ ऐसा है CAA को लेके। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई पैटिशन्स वगैरह खूब सारी लगाई गई हैं, उनमें सब लोगों के अपने अपने यहाँ पे आर्गुमेंट दिए गए हैं। और CAA बेसिकली होता क्या है ये आपको अच्छे से पता है। जो नॉन मुस्लिम इलीगल माइग्रेंट्स हैं, जो अफगानिस्तान से, राइस, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से जो इंडिया में आए हैं, कब आए हैं उसके लिए भी डेट फिक्स की गई है। डेट यहाँ पे है कि भैया जो 2014, ठीक है, 31 दिसंबर 2014 से पहले जो इंडिया में आए हैं उनको इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाए। और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू भी हो चुकी है, तो बहुत ही जल्दी बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मिलने वाली है। अब यहाँ पे दोनों ही पार्टीज ने अपने अपने आर्गुमेंट यहाँ पे दिए हैं। कुछ का कहना है साहब ये तो आर्टिकल 14 का सीधा सीधा सा वायलेशन है, क्योंकि इसमें मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स के बीच में सीधा सीधा सा वायलेशन, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों का ये आर्गुमेंट है, क्योंकि सिर्फ हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, इन कम्युनिटी को ही इंक्लूड किया गया है। जबकि कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं जैसे अहमदिया, ठीक है, अहमदियाज हो गए। अहमदिया अपने आप को तो मुस्लिम ही मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अहमदियाज के साथ भी खूब सारा वायलेशन, उनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है, परसिक्यूशन होता है। क्योंकि अहमदियाज क्योंकि मुस्लिम में ज़्यादातर जो है सुन्नी मुस्लिम्स हैं पाकिस्तान में, तो अहमदियाज को प्रॉपर मुस्लिम नहीं मानते हैं। अहमदियाज कुछ ऐसी प्रैक्टिस करते हैं जो उनके हिसाब से नहीं है बेसिकली। उसके अलावा जैसे हज़ाराज हो गए, हज़ारा, इनके साथ भी खूब प्रोसिक्यूशन होता है। हालांकि हज़ारा भी अपने आप को मुस्लिम ही मानते हैं, बट फिर भी होता है। तो इन कम्युनिटीज का क्या, आप इनको क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हो, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे LGBT कम्युनिटीज इन कंट्रीज के अंदर, उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। हालांकि वो रिलीजन के बेसिस पे नहीं होता, लेकिन फिर भी होता तो है। आप उनको इंक्लूड यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे हो, ये एक बहुत बड़ी बात है। आपने ईरान को इंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि ईरान में भी जो है वो पारसीज के साथ, अभी भी ईरान में कुछ पारसीज हैं, उनके साथ प्रोसिक्यूशन होता है। आपको ने उनको क्यों नहीं इंक्लूड किया, राइट। आपने यहाँ पे ज्यूज को क्यों नहीं इंक्लूड किया। तो ऐसे कुछ आर्गुमेंट जो है इन्होंने यहाँ पे दिए हैं। और एक आर्गुमेंट में यहाँ भी दिया गया है कि साहब देखिए, होगा क्या कि CA की वजह से जो है बहुत सारे जो इलीगल माइग्रेंट्स थे उनको वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे, और अभी इलेक्शन भी है। तो ये कुछ आर्गुमेंट इस तरह के दिए गए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इन आर्गुमेंट को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया है, बट फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है, और हम इस पे सुनवाई करेंगे। हालांकि जैसे मेघालय, आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा वगैरह में यहाँ पे ये नहीं लगने वाला है। आसाम में मतलब जो एरिया जो परमिट के अंदर आता है, इनर लाइन परमिट के अंदर आता है, वहाँ पे इंक्लूड हम इसको CA को नहीं करने वाले हैं। हालांकि आसाम के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं, क्योंकि NRC जब कराया गया था आसाम में तो 19 लाख लोग जो है वो बाहर हो चुके थे। NRC के अंदर उनका नाम नहीं आया था, जिनमें से अराउंड 4 लाख वर मुस्लिम्स एंड 14 lakhs वर अराउंड हिंदूज, ठीक है, जो कि NRC के अंदर नहीं आए थे, मतलब अपने डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं दे पाए थे बेसिकली। और मोस्ट ऑफ देम यूज टू बी फ्रॉम द बांग्लादेश इटसेल्फ, ठीक है। अब क्योंकि CA आ चुका है, तो CA की वजह से क्या हुआ, ये जो है यहाँ पे, इनको तो सिटीजनशिप मिल जाएगी। क्योंकि ये तो कहेंगे देखो साहब हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, हम NRC के पार्ट नहीं है, लेकिन हम तो प्रोसिक्यूटेड हैं फ्रॉम बांग्लादेश।
आपको तो मिल जाएगी, इनको तो नहीं मिलेगी यहाँ पे मुस्लिम्स को, तो क्योंकि ये तो इंक्लूड ही नहीं है सीए के अंदर। तो इस तरह के कुछ आर्गुमेंट यहाँ पे दिए जा रहे हैं। अब लेट्स सी इसके अंदर आगे क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट स्टे लगाता है नहीं लगाता है वो एक अलग मैटर यहाँ पे होने वाला है। बट दोनों ही पार्टीज ने यहाँ पे जबरदस्त आर्गुमेंट अपनी अपनी साइड से दिए हैं। एक आर्गुमेंट जो सरकार की तरफ से दिया जा रहा है वो तो एक सिंपल सा यही आर्गुमेंट है कि भाई देखिए, दो जो परसिक्यूटेड हैं, ठीक है, तो कहाँ जाएंगे? हमारे नेबरहुड में जो धर्म के नाम पे प्रोसिक्यूट किए गए हैं उनका रास्ता क्या है, कहाँ जाएंगे? तो इंडिया ही इनको वेलकम करेगा। अब एक आर्गुमेंट ये भी दिया गया कि भाई देखिए, जैसे पाकिस्तान है आपका, अफगानिस्तान है आपका, बांग्लादेश है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनली मुस्लिम कंट्रीज हैं। यस। तो मुस्लिम कंट्री में एक मुस्लिम पर्सन के साथ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन प्रोसिक्यूशन कैसे हो सकता है? देखिए, आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन करने के 100 तरीके हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ हो सकता है, 50 तरीके हैं। लेकिन एक मुस्लिम कंट्री में एक मुस्लिम पर्सन के ऊपर इसलिए डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो सकता ना, प्रोसिक्यूशन, कि आप मुस्लिम हो। ये गवर्नमेंट के द्वारा आर्गुमेंट दिया गया है, लेकिन बाकी कम्युनिटीज के साथ तो हो सकता है। अब वो यहाँ पे भी जैसे अहमदियाज हो गए या फिर हजाराज हो गए, ठीक है, इनके साथ तो डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब म्यांमार में तो हम लोगों ने इंक्लूड ही नहीं किया। म्यांमार में जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं उनके साथ तो होता है रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, प्रोसिक्यूशन भी हो रहा है। उनको तो हम लोगों ने इंक्लूड नहीं किया सीए के अंदर। तो बेसिकली ये कुछ क्रिटिसिज्म है सीए का, और कुछ आर्गुमेंट है जो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे दिए गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस पे स्टे लेता है नहीं लेता वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है इन रूल्स को। तो और देखिए, वैसे भी 5 साल से, 4-5 साल से तो इसको इम्प्लीमेंट किया ही नहीं था। तो अगर 2-4 महीने भी रुक जाते यार और इलेक्शन के बाद हो जाता तो क्या ही बड़ी बात हो जाती है ना, ये आर्गुमेंट भी दिया गया है। और क्योंकि फिर ये लोगों का ये कहना है कि क्योंकि इसका वेट ही इसलिए किया गया था कि इलेक्शन से पहले इसको नोटिफाई किया जाएगा। बट दैट्स ए पॉलिटिकल डिबेट, अब उसमें तो हम ज्यादा नहीं जाएंगे। बट दीज आर सम ऑफ द आर्गुमेंट्स। अब लेट्स सी आगे सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करता है। ठीक है, वो बड़ा देखने वाला मामला यहाँ पे रहने वाला है। चलिए जी, अब जो है आज जाते हैं अपने मेन मुद्दे पे। एक मेन मुद्दा छोटा सा ये भी है, थोड़ा आपको बता देता हूँ, क्योंकि शायद इस टॉपिक को मीडिया का उतना कवरेज मिला नहीं जितना एक्चुअली ये डिजर्व करता था ये टॉपिक। ठीक है, फार्मर प्रोटेस्ट को तो फिर भी काफी हद तक कवर किया गया है। कुछ लोगों को लगता है फार्मर प्रोटेस्ट अभी नहीं हो रहा है, मीडिया में नहीं आ रहा है ना, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं, फार्मर प्रोटेस्ट अभी भी हो रहा है। बट एनीवेज, उसके बारे में हम लोग बहुत बात कर चुके हैं, और एमएसपी के बारे में आज फिर से थोड़ा बात करेंगे। लेकिन ये वाला टॉपिक जो लद्दाख के अंदर चल रहा है, ये बहुत ही कम, कुछ ही मीडिया हाउसेस के द्वारा, पेपर्स के द्वारा कवर किया जा रहा है। थैंक गॉड द हिंदू इसको कवर कर देता है कभी कभी, बीच बीच में। बट मेन स्ट्रीम जो न्यूज चैनल्स वगैरह हैं वो तो बिल्कुल ही इस पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं ऑलमोस्ट, है ना। तो मुद्दे कुछ इस तरह से हैं कि भाई, लद्दाख में ये जो हो रहा है, कुछ डिमांड्स क्या हैं, इनके प्रोटेस्ट के रीजंस क्या हैं। डिमांड या रीजंस आप ये कह सकते हो कि जब इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, जब आर्टिकल 370 हटाया गया था, तो गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस किया था कि बहुत ही जल्दी हम आपको स्टेटहुड दे देंगे। ठीक है जी, आपको प्रॉपर स्टेट बना देंगे। क्या ये डिमांड फुलफिल की गई? ऑफ कोर्स नॉट। तो एक तो डिमांड ये है स्टेटहुड वाली, हमें स्टेटहुड दीजिए, क्योंकि स्टेटहुड अगर आपको मिलेगा तो यू हैव सम ऑटोनॉमी, है ना, फेडरल करेक्टर ना यार हमारी कंट्री का, तो स्टेट की ऑटोनॉमी होगी। गवर्नमेंट का ये कहना है कि देखिए, आई वांट टू गिव यू स्टेटहुड, टेंशन मत लो, लेकिन दिस इज नॉट द राइट टाइम। अब इसके पीछे क्या रीजन है ये गवर्नमेंट ने अब तक नहीं बताया है, भाई क्यों राइट टाइम नहीं है। अब कुछ लोग कहना है कि देखिए, लद्दाख जैसी एक एरिया को स्टेटहुड देना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि एक तो इसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है, तो एक स्टेट के लिए वायबल नहीं है। उसके हिसाब से इसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वो सब भी नहीं है, तो स्टेट बनाना तो पॉसिबल नहीं है। यूनियन टेरिटरी इसको रहने दीजिए, सेंट्रल के कंट्रोल में आएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि सेंट्रल में कंट्रोल आने की वजह से इसके पास ऑटोनॉमी नहीं है, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, क्योंकि ये यूटी के अंदर चला गया है। तो यहाँ पे अभी इंडिया से कोई भी आ सकता है। यहाँ की जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं
उसको उसके अंदर अभी केरला वाला पर्सन भी आएगा, महाराष्ट्र वाला भी आएगा, पंजाब वाला भी आएगा। तो ये एक तो यहाँ पे जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं अपने लद्दाखी भाइयों बहनों के लिए। ठीक है, स्टेट होता तो ऐसा हो जाता, अभी यूटी है तो ऐसा नहीं है। ये इन्होंने यहाँ पे बहुत डिमांड की है कि ये या तो रिजर्वेशन दीजिए 100% या 90% कुछ भी, या फिर हम स्टेट हुड देके हमारी ऑटोनॉमी दे दीजिए। एक ये डिमांड है। एक डिमांड ये है कि हमें 6 शेड्यूल के अंदर ऐड कीजिए, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ लद्दाख ही पीपल आर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज को तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल प्रोविजन देता ही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता ही है। तो आप एक तो हमें ये दीजिए 6 शेड्यूल, ताकि हमारा कल्चर, हमारी लैंग्वेज, हमारी प्रैक्टिसेस, उसको हम लोग कंजर्व कर सकें, बाहर से इन्फ्लुएंस ना हो सके। ये कुछ डिमांड इन्होंने की है। एक डिमांड इनकी ये भी है कि भाई जब इशू हुआ था चाइना के साथ, गलवान वगैरह का जब इशू हुआ था, उसमें बहुत सारे एरियाज पहले जहां पे ये लोग अपने भेड़ बकरियों को चराने लेके जाया करते थे, अभी नहीं जा पा रहे हैं। और इनका कहना है कि बहुत सारी लैंड इंडिया ने चाइना को लूज कर दी है। बहुत सारी लैंड पे इंडिया की, जहां पे पहले जाया करते थे लोग अपने जानवर वगैरह का चराने के लिए, अभी नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, अभी इंडियन आर्मी, इंडियन फोर्सेस उनको कई किलोमीटर पहले ही रोक देती है, जबकि ट्रेडिशनली जनरेशन टू जनरेशन ये वहां पे जाया करते थे। तो एक तो गवर्नमेंट का ये क्लेम करना कि हमने चाइना चाइना से चाइना को हम लोगों ने एक भी इंच नहीं छोड़ा है, तो वो क्लेम ही गलत है। ये कह रहे हैं कि आप आइए हमारे साथ, कैमरा वैमरा लेके सब लोग आइए, हम दिखाएंगे कि हम लोग अभी सिर्फ यहीं तक अलाउड हैं। पहले हम लोग वहां तक अलाउड हुआ करते थे, 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर आगे तक अलाउड होते थे, अभी नहीं है। जबकि गवर्नमेंट कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने तो 1 सेंटीमीटर भी नहीं दिया है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके डिमांड कर रहे हैं। एक तो हमारे जो लोस्ट पास्चर्स हैं, ठीक है, वो करिए, हमें वापस दिलवाइए चाइना से, जो उन्होंने ले लिए हमसे, हम नहीं जा पा रहे हैं, या बफर जोन क्रिएट किया आपने, जो भी है। स्टेट हुड दीजिए, 6 शेड्यूल के अंदर दीजिए। क्योंकि एक ये भी एक यहाँ पे फियर नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट वहां पे माइनिंग करना चाहती है, और वहां का इकोसिस्टम बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। यस, माइनिंग करेगी गवर्नमेंट, वहां के जो रिसोर्सेज है उसको एक्सप्लॉइट करेंगी प्राइवेट कंपनीज। चलो मान लो आपने कर भी लिया माइनिंग, वो भी अलाउ आपको कर देते हैं, लेकिन वहां पे लोकल इकोनॉमी को उससे क्या बेनिफिट होगा? क्या लोकल लोगों को उससे जॉब्स मिलेगी? क्या कौन का इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव होगा? आंसर इज नो, क्योंकि ये सब कंपनियां तो बाहर की हैं। यही चीजें आपको झारखंड में देखने को मिलती हैं, छोटा नागपुर प्लेटू रीजन में देखने को मिलती हैं। जितनी भी कंपनी वहां पे काम कर रही हैं सब बाहर की हैं, लोकल लोगों को तो बेनिफिट ही नहीं होता, वो तो बहुत कम स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो माइनिंग की वजह से भी वहां का इकोसिस्टम जो है वो डिस्टेबलाइज होगा। ये भी इनका एक आर्गुमेंट है। गवर्नमेंट ने वहां पे कई बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट लगा रखे हैं, जिसकी वजह से दे लॉस्ट देयर लैंड ऑल्सो। तो ये कुछ कुछ डिमांड्स हैं और कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो इस प्रोटेस्ट के बारे में आप जो है देख सकते हैं। तो सोनम वांगचुक जी एक बहुत वेल नोन नेम है, या देख सकते हो 3 इडियट में जो आमिर खान वाला करेक्टर था, वो बेसिकली इन्हीं से इंस्पायर्ड था। और अभी ये क्लाइमेट अनशन के ऊपर बैठे हुए हैं वहाँ पे, तो वो सब चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं। ठीक है जी, चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा टॉपिक पे जो कि इंडियन एक्सप्रेस से आया था। इसमें बहुत इन डेप्थ डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, हालांकि सारे पॉइंट आपको मैं बता दूंगा, क्योंकि पहले भी कई बार इस टॉपिक को हम लोग पास्ट में कर चुके हैं, बट एनीवेज आपको समझ में आ जाएगा। ओशियंस हैव अ फीवर, हेयर वाई। ओशंस फीवर, फीवर में क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो हमारे ओशंस का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ये देखिए डेटा पूरा इन्होंने यहाँ पे बढ़िया से दिया हुआ है। ठीक है, 2023 और ये है 2024। 2023 का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा था, और 2024 का तो ऑलरेडी 2023 से ज्यादा चल रहा है। हर साल पिछले साल से ज्यादा गर्म होता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं।
2021 was the hottest, then 2022 was the hottest, 2023 was the hottest, now 2024 is going to be the hottest. ये तो गारंटेड बात है। तो अभी एक रिपोर्ट इशू की गई है कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज के द्वारा, और जिन्होंने कहा कि भाई देखिए, ओशन टेम्परेचर बहुत जल्दी फास्ट इंक्रीज हो रहा है, जितना हम लोग सोच रहे थे ना उससे ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। कारण क्या है इसका? ग्रीन हाउस गैस अब्जॉर्प्शन, ग्रीन हाउस गैस इसका एमिशन जो है बढ़ ही रहा है, और एक बहुत बड़ा परसेंटेज 90% के आसपास जो एक्स्ट्रा हीट जो जनरेट हो रही है एटमॉस्फेयर में, दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ओशंस। तो जब इतनी ज्यादा हीट ओशंस के अंदर जाएगी तो गर्म भी होगा ओशन। एलिनो इम्पैक्ट की वजह से जो ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन है वो गर्म हो रहा है, और इस एलिनो की वजह से पूरे ग्लोब के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज देखा गया है। सहारा डेजर्ट में जो पहले डस्ट जो स्टॉर्म चलते थे, उस डस्ट स्टॉर्म की वजह से कुछ कूलिंग इम्पैक्ट होता था ओशन टेम्परेचर्स में, जो सहारा डेजर्ट के आसपास के जो एरिया थे आपके जो अटलांटिक ओशन में, क्योंकि डस्ट वहां चली जाया करती थी, उस डस्ट की वजह से कुछ शेडिंग इम्पैक्ट होता था अटलांटिक वाटर्स के ऊपर। लेकिन अभी वो डस्ट भी यहाँ पे कम होती नजर आ रही है। ठीक, इसका रीजन अभी तक क्या है कुछ बताया नहीं, एग्जैक्ट हमें पता नहीं है, बट फिर भी तो एक प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला जैसे काम करता था, क्योंकि डस्ट अगर होती थी तो उसकी वजह से सनलाइट ब्लॉक हो जाती है डस्ट की वजह से, और डस्ट जब ज्यादा होती है तो क्लाउड फॉर्मेशन में ठीक ठाक हो जाता था अटलांटिक ओशन में। तो वो सब नहीं हो पा रहा अनफॉर्चुनेटली, ये एक रीजन यहाँ पे नजर आता है। जो सल्फेट एरोसोल्स थे वो भी कम हो रहे हैं, SO2 एमिशन कम होने की वजह से एरोसोल्स कम हो रहे हैं। एरोसोल्स क्या होते हैं? कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, कुछ सोल्ट पार्टिकल्स होते हैं, SO2 पार्टिकल्स होते हैं, जो कि हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में चले जाते हैं। जब ये स्ट्रेटोस्फेयर में चले जाते हैं एरोसोल्स, तो ये सनलाइट को ब्लॉक कर देते हैं और सनलाइट को वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं, अर्थ के ऊपर आने ही नहीं देते, जिसकी वजह से इंसुलेशन कम हो जाता है और अर्थ के सरफेस के ऊपर कूलिंग इंपैक्ट होता है। लेकिन SO2 एमिशंस पिछले कुछ सालों में कम होते रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये कूलिंग इंपैक्ट नहीं हो रहा है। ओशन करंट जो है हमारे वीक हो रहे हैं। इन सभी रीजंस की वजह से ओशन करंट्स जो है वो हमारा जो ओशन का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। अब इसका इंपैक्ट क्या क्या आप कर सकते हो? ओशन वाटर जब का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो व्हाट कुड बी द पॉसिबल इम्पैक्ट? इम्पैक्ट देखिए, इंक्रीज इन द ओशन स्ट्रेटिफिकेशन विच लीड्स टू लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड बाय द ओशंस। हमारे ओशंस के अंदर कुछ लेयर्स होती थी, हॉरिजॉन्टल लेयर्स, ठीक है। उन लेयर्स की वजह से क्या होता था, हमें पता होता था कि भाई ये देखिए वार्म वाटर है, ठीक है, और ये कोल्ड वाटर है, और इन बिटवीन लेयर्स होती थी। ओके, अब क्या हो रहा है? अब ये लेयर वाला जो सिस्टम है वो काफी वीक हो गया है। लेयर्ड होने की वजह से क्या होता था, मिक्सिंग हो जाती थी, डेंस वाटर नीचे जाता था, लाइट वाटर ऊपर आता था, मिक्सिंग हो जाती थी न्यूट्रिएंट्स की और टेम्परेचर की भी। अब क्योंकि ये मिक्सिंग नहीं हो रही है, इसकी वजह से जो वार्म वाटर है वो सरफेस के ऊपर ही रह रहा है, वो नीचे जा ही नहीं पा रहा है, और न्यूट्रिएंट्स भी ऊपर नहीं आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे नजर आता है। मरीन हीट वेव्स बिकम मोर फ्रीक्वेंट एंड मोर इंटेंस। मरीन हीट की होने की वजह से ओशंस की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, क्योंकि लेयर स्ट्रक्चर खत्म हो रहा है और मरीन हीट वेव बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स थे बॉटम पे, अभी वो सरफेस पे नहीं आ पा रहे हैं। और जब न्यूट्रिएंट्स नहीं आएंगे तो फोटो जो जू प्लैंक्टन्स और फाइटो प्लैंक्टन्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो हमारे जो फाइटो प्लैंक्टन्स है दे विल रिसीव लेस न्यूट्रिएंट्स, उनकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। फाइटो प्लैंक्टन्स की प्रोडक्टिविटी कम होगी तो दे विल डू लेस फोटोसिंथेसिस, दे विल अब्सॉर्ब लेस CO2, तो वो CO2 एटमॉस्फेयर के अंदर ही रह जाएगी, क्योंकि ओशंस आर वन ऑफ द बिगेस्ट कार्बन सिंक। लेकिन फोटोसिंथेसिस ही अगर फोटो फाइटोप्लैंक्टन ही कम हो जाएंगे तो CO2 एटमॉस्फेयर में रह जाएगी। ओशन टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हरिकेन साइक्लोन्स ज्यादा फ्रीक्वेंट हो रहे हैं, भैया कोरल ब्लीचिंग हो रही है, ठीक है।
कोरल ब्लीचिंग हो रही है क्योंकि कोरल्स अपने लिए फूड ही नहीं बना पा रहे हैं। कोरल ब्लीचिंग अगर हो गई तो जो फिश हैं दे विल डाई, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फिशिंग ग्राउंड्स इन द वर्ल्ड आर फाउंड जहां पे अच्छा खासा कोरल पाया जाता है, कोरल रीफ पाए जाते हैं। तो ये कुछ इंपैक्ट होने वाले हैं बिकॉज ऑफ दिस, जो कि यहाँ पे कुछ कुछ मेंशन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो ओशन स्ट्रेटिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया, मतलब लेयर्स की बात यहाँ पे वो कर रहा है। ओशन बायोडाइवर्सिटी काफी हद तक इंपैक्ट होती है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, इंटरमिक्सिंग नहीं हो पाती है न्यूट्रिएंट्स की फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, राइजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मरीन हीट वेव, ये मैंने आपको बता ही दिया। मरीन हीट वेव वाला टॉपिक हम लोगों ने पहले भी किया था थोड़ा सा। जब ओशन का नॉर्मल टेम्परेचर 3 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं मरीन हीट वेव। 1982 से लेकर 2016 के बीच में मरीन हीट वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो भैया डबल हो चुकी है। तो बहुत फ्रीक्वेंटली मरीन हीट वेव आता है, इससे होता है कोरल ब्लीचिंग। ठीक है, कोरल्स के बीच में, पोलिप्स के बीच में, जूस एंथीलिया के बीच में जो म्यूचुअल रिलेशन होता है वो डिस्टर्ब हो रहा है। इससे कई तरह के डिसीज आपको नजर आएंगे, जैसे व्हाइट बैंड डिसीज, ब्लैक बैंड डिसीज, ये कोरल्स में ही होता है। जब टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता है तो ये डिसीज हो जाते हैं कोरल्स को, एंड कोरल्स डाई। मरीन लाइफ का लॉस होता है। ठीक है, साइक्लोन्स बढ़ जाते हैं, वो सब नॉर्मल सी चीज है। तो करें तो करें क्या? एक तो जैसे हमारा जो प्रोग्राम है मैंग्रोव फॉर फ्यूचर, इसको थोड़ा सा और बेटर तरीके से इंप्लीमेंट कीजिए। पेरिस अग्रीमेंट के अंदर जो मिटिगेशन के टारगेट हम लोगों ने रखे थे उसके लिए भैया थोड़ा सीरियस हो जाओ, मजाक में मतलब पेरिस अग्रीमेंट को। ठीक है, जो बायोलॉजिकली इकोलॉजिकली जो सेंसिटिव जो एरियाज हैं प्लीज उसके ऊपर काम करिए। बिल्डिंग आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर सच एज द रॉक पूल दैट एक्ट एज ए सरोगेट हैबिtat फॉर द ऑर्गेनिजम्स और बूस्टिंग द रेजिलियंस ऑफ द स्पीसीज टू वार्मर टेम्परेचर। कुछ आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर बनाइए कोस्टल एरियाज में ताकि जो मरीन लाइफ है वहां पे वो शेल्टर ले सके। नेचर तो आपने खत्म कर दिया, कम से कम कुछ आर्टिफिशियली बना दो यार। यस, सस्टेनेबल फिशिंग आप करिए प्लीज। जो सब्सिडीज देते हो आप फिशिंग पे उसको या तो कम करो, एलिमिनेट करो, क्योंकि अगर आप सब्सिडी दे रहे हो ना तो लोग ओवर फिशिंग कर रहे हैं। ये एग्रीकल्चर में भी लागू होता है। ओवर सब्सिडी की वजह से हम लोग ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए प्लीज। कोस्टल सेटबैक जोन्स बनाइए और वहां पे डेवलपमेंट वगैरह बंद करिए कोस्टल एरियाज में किसी भी तरह की। साइंटिफिक रिसर्च के अंदर इन्वेस्ट करिए। ये कुछ चीजें जो है आप डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर वो तो बड़ी बड़ी बातें हैं ही हैं। ग्लोबल फाइनेंसिंग को बढ़ाइए, लॉस एंड डैमेज फंड, ग्रीन क्लाइमेट फंड, वो तो ऑफ कोर्स साथ के साथ चलेगा ही इन सब के, है ना। तो देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ वेज एंड हंड्रेड्स ऑफ इनिशिएटिव्स दैट कैन बी टेकन टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, बट दीज आर सम ऑफ द न्यू वंस। तो ये अपने नोट्स के अंदर आप ऐड कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए। गारंटिंग एमएसपी इज एन एथिकल इंपरेटिव। एमएसपी के बारे में हम लोगों ने पहले खूब बात किया है ना, कोई नया तो टॉपिक है नहीं। तो कुछ सेल्फ स्टडी के लिए भी मैंने आपको यहाँ पे कुछ कंटेंट दिया हुआ है। तो एक तो ये हमारी क्रॉप्स हैं भाई, जिन क्रॉप्स को एमएसपी दिया जाता है, थोड़ा आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये जो सीएसीपी है हमारा, जो एमएसपी फिक्स करता है, उसकी वेबसाइट से लिया गया है। एमएस की इंपॉर्टेंस क्या है, ये वाला टॉपिक स्लाइड, और ये इश्यूज विद द एमएसपी सपोर्ट, ये वाला स्लाइड, ये आपको मैंने सेल्फ स्टडी के लिए डाला है क्योंकि ये टॉपिक हम लोग पहले कर चुके हैं, ये नया टॉपिक नहीं है। अभी आज के आर्टिकल में कुछ नया बताया गया है। वो क्या बताया गया है कि यही एमएसपी के बारे में थोड़ा बहुत। एमएसपी रिजीम was a vital instrument for ensuring food security in India. 1965, 66, 1967, ठीक है, 66, 67 के लगभग हम लोगों ने एमएसपी की शुरुआत की थी। इससे पहले हमारे कंट्री में एमएसपी नहीं होता था। और लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी, इसकी डिमांड बहुत रिसेंट है। 2014 से पहले ऑलमोस्ट नो बडी डिमांडेड लीगल एमएसपी। ये तो बहुत नया डिमांड है। हल्का सा डिमांड 2009 में हुआ था, वो बंद हो गया था, फिर 2014 में डिमांड हुआ, फिर बंद हो गया, अब लास्ट जो प्रोटेस्ट हुए थे तब हुआ था। अब तक कोई दिक्कत नहीं चल रही थी। ठीक है, तो एक तो आपको ध्यान देना है कि ये, क्योंकि ये वो समय था जब हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था, और किसानों को अपना, उनका जो प्रोड्यूस था उसकी एक तरह से समझ लो कि गारंटी चाहिए थी, इसीलिए एमएसपी दिया गया था।
ताकि किसानों को ये गारंटी रहे कि भाई जो वीट या वाइस राइस मैं ग्रो करूंगा, ठीक है, उसका मुझे एक अप्रोप्रिएट प्राइस मिलेगा जो गवर्नमेंट देगी, तभी तो ग्रो करेगा। और ये हमें चाहिए था क्योंकि इंडिया में उस समय फूड सिक्योरिटी की हमें जरूरत थी, आत्मनिर्भर बनना था हमें फूड सिक्योरिटी के केसेस में, है ना। तो ये उस वजह से हम लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो एमएसपी ensures that agriculture commodity prices remain above the predetermined benchmark to facilitate remunerative price discovery, है ना। remunerative price होना चाहिए, किसानों को लगे कि हाँ भाई मैं फ्री में ग्रो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाए तो फार्मिंग इज एट द एंड ऑफ द डे भी एक प्राइवेट बिजनेस ही तो है, देखा जाए तो, राइट। ये उनके लिए है जो बड़े फार्मर्स हैं, छोटे फार्मर्स के लिए नहीं है, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको कोई मतलब नहीं है एमएसपी से, प्राइस से, क्योंकि उसको तो बेचना ही नहीं है। उसको तो जितना भी बेचना है वो सेल्फ कंजप्शन के लिए होता है। सस्टेन सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इसको हम लोग बोलते हैं। उसको तो मंडी से एक्स्ट्रा, क्योंकि वो कुछ एक्स्ट्रा प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। और इंडिया में 94% फार्मर्स आर स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स। और ये जो एमएसपी का जो बेनिफिट है वो इंडिया में सिर्फ 6% फार्मर्स को ही होता है। एज पर दिस आर्टिकल ओनली 6% फार्मर्स। और इनमें से भी ज्यादातर जो फार्मर्स हैं वो या तो पंजाब में है ज्यादातर, थोड़े बहुत हरियाणा में, थोड़े बहुत वेस्टर्न यूपी में, समझ रहे हो। तो बाकी इंडिया का क्या, अब इन 6% में से समझ लो कि 5% तो इन्हीं एरियाज में है, बाकी 1% पूरे इंडिया में होंगे जो बड़े फार्मर्स हैं, जो एमएसपी का बेनिफिट उठाते हैं, या फिर वो, ठीक है। तो इनका क्या कहना है कि भाई देखिए, एक तो ये वाली बात है, ठीक है। लेकिन देखिए एमएसपी सरकार देती है, एमएसपी का जो इंप्लीमेंटेशन है वो बहुत पुअर है। 23 करोड़ हम लोग दे रहे हैं, नो डाउट। आपको मैं बताता चलूं कि 73 to 75% जो एमएसपी पे पैसा खर्च करती है सरकार, उसमें से ज्यादातर वीट, राइस, ठीक है, इन पे ही खर्चा हो रहा है। वीट और राइस पे ही खर्चा हो रहा है। अगर इसके अंदर आप जो है देखो, 41% के आसपास जो है वो वीट है आपका, 23 के आसपास आपका जो है राइस है, ठीक है। और उसके अलावा सनफ्लावर, ठीक है। इनको छोड़ के 73 74% तो यही हो गया। बाकी क्रॉप्स का क्या। अरे क्रॉप तो 23 है ना, आपने तो 3 ही क्रॉप से सारा कुछ दे दिया, 2/3। बाकी किसके लिए क्या बचा। 25% में सारी क्रॉप्स आ जाएंगी। तो इंप्लीमेंटेशन इज वेरी पुअर। मेजर फोकस इज ऑन वीट एंड राइस। और यहां पे भी ज्यादातर जो ट्रांजैक्शन है वो बिलो एमएसपी होती हैं, और जिसकी वजह से फार्मर्स ना एक ट्रैप में फंस गए हैं। एक तो ट्रैप ये है कि भाई वीट और राइस ही ग्रो करो, भागते चोर की लंगोटी ही सही। मान लिया सरकार एमएसपी कम देती है, लेकिन कम से कम इनके दे तो रही है, कम से कम प्रोक्योर तो कर रही है। बाकियों पे एमएसपी दे रही है लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं है, प्रोक्योरमेंट नहीं है। तो किसान इस ट्रैप में फंस गया, मजबूरी में उसको वीट और राइस ही ग्रो करना पड़ रहा है, और उसको यहां पे प्राइस भी कम मिल रहा है। तो पॉवर्टी, किसानों के उन इनपुट के हिसाब से उनका आउटपुट नहीं आ रहा है। जितना वो फर्टिलाइजर वगैरह यूज करते हैं, इनपुट देते हैं, उसके हिसाब से आउटपुट नहीं है। मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, वो लेबर यूज कर रहे हैं। अब इनका प्राइस तो बढ़ता चला जा रहा है, फर्टिलाइजर महंगे हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो रही है, लेबर महंगी हो रही है, तो इनपुट कॉस्ट बढ़ गया। आउटपुट नहीं बढ़ रहा है उस रेशो में, और उस रेशो में प्राइस भी नहीं बढ़ रहा है, जिसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन हो गया कम। अब प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया तो सड़कों पे तपाओगे ही, राइट। ये यहाँ पे जो है चीज नजर आ रही है। अब ये डिमांड है हमारी कि भाई चलिए आप लोग ना गारंटेड एमएसपी दे दीजिए। सरकार का कहना है देखो भाई मैं आपको गारंटेड एमएसपी नहीं दे सकता, क्योंकि इससे जो है गवर्नमेंट को करोड़ों रुपीस का नुकसान होगा। लेकिन आपने शुगर केन पे भी तो दिया है ना, उससे तो नुकसान नहीं हुआ, बल्कि फार्मर्स खुश हैं, शुगर इंडस्ट्री थोड़ा ठीक ठाक हो गई है। अब
देखिए, आप कम से पहले एक क्रॉप पे दीजिए, देखते हैं फिर आगे क्या होगा। तो ये कुछ कुछ आर्गुमेंट जो है यहाँ पे दिए गए हैं। तो सोल्यूशन इन का जो है इन्होंने जो सजेस्ट किए हैं, ये सोल्यूशन अपने नोट्स के अंदर प्लीज ऐड कर लीजिए। ठीक है, सोल्यूशन क्या क्या दिए हैं। पहली बात तो यह है कि भैया जो एपीएमसी जो मंडीज हैं एक्ट है उसके अंदर हल्का सा चेंज करिए, और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर हल्का सा चेंज करिए, जिसकी वजह से आप एक एमएसपी को बढ़ा सकें और उसको गारंटी कर सकें। एक तो इन्होंने सीधा सीधा से ये बोला है। पोस्ट हार्वेस्ट, इंडिया में क्या होता है जब हार्वेस्ट होती है ना, उस समय मार्केट में ग्लट हो जाता है क्रॉप्स का। जैसे वीट का हार्वेस्ट हुआ तो वीट मार्केट में हद से ज्यादा हो गई, साल भर नहीं होती है, उस समय होती है। जब राइस की हार्वेस्ट होती है, पैडी हार्वेस्टिंग होती है, तो उसका गलत हो जाता है। अब मार्केट में क्योंकि बहुत ओवर सप्लाई आ जाती है तो प्राइस बहुत डाउन आ जाते हैं, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड सप्लाई ज्यादा हुई, सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइस कम हो गया। तो ये कह तो पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए ना, ताकि आप उस एक्सेसिव सप्लाई को स्टोर कर सको और बाद में उसको प्रॉपर तरीके से ट्रांसपोर्ट भी कर सको। तो मार्केट में ओवर सप्लाई आने के बावजूद भी प्राइस कम नहीं होगा, साल भर बढ़िया प्राइस मेंटेन रहेगा। तो पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत जरूरी है। इवन एनहेंसिंग एमएसपी टू प्रोवाइड 50% प्रॉफिट मार्जिन ओवर टोटल कॉस्ट इज नॉट चैलेंजिंग। देखिए, अभी जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं एमएसपी निकालने के लिए, ठीक है, और जो स्वामीनाथन जी ने फॉर्मूला प्रपोज किया था, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। सरकार का यह कहना है कि भाई स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम एमएसपी देने लगेंगे तो हमें तो लाखों करोड़ों रुपए का जो है नुकसान होगा। लेकिन अभी जो हम लोग दे रहे हैं ना एमएसपी, वो एक्चुअली स्वामीनाथन कमेटी का 25 से 25% कवर कर देता है। बहुत पीछे नहीं है स्वामीनाथन कमेटी के एमएसपी से, वो 22 to 25 कवर कर दे रहा है वो। तो आप अगर थोड़ा सा मान लो स्वामीनाथन के हिसाब से आप कर भी दोगे, तो इट विल इंक्रीज ओनली 22% एमएसपी, जो बहुत बड़ी बात नहीं है। आप ऐसा दे सकते हो। तो एक तो इसमें ये जो है बहुत सॉलिड आर्गुमेंट दिया जाता है। उसके अलावा हमारा जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, जो पीडीएस सिस्टम लोग यूज करते हैं, है ना, उसको थोड़े से मजबूत बनाइए आप लोग। कि अभी आपको मान लो, हम कंज्यूमर को राइस मान लो 100 रुपीज पर केजी मिल रहा है, उसके बदले में किसान को सिर्फ 30 रुपए पर केजी मिल रहा है। बीच में जो इंटरमीडियरीज हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन यूनिट्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के लिए, 70 रुपया जो है उनके पास चला जाता है। तो ये जो मार्जिन है इसको कम करने की जरूरत है, ताकि किसानों को ये जो, तो बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन है इसके अंदर आप कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करिए, कोई इंप्रूवमेंट करिए। जो एपीएमसी मंडी सिस्टम है, जो लीकेज होती है एमएसपी के अंदर, आप उसको कम करिए, स्टोरेज वगैरह बढ़ाइए। तो ये इस बीच वाले हिस्से को अगर मजबूत कर दोगे ना, आराम से जो है आप एमएसपी को बढ़ा सकते हो, क्योंकि जो लॉसेस यहाँ हो रहे हैं उनको कम करिए, उसके बदले में किसान को यहाँ पे बेनिफिट दीजिए। उसको 30 रुपीज की बजाय जो है 40 रुपीज दीजिए, यहाँ पे काम करिए। ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज फैसिलिटीज वगैरह, प्रॉपर मार्केटिंग एंड ऑल दैट यहाँ पे करिए। फूड प्रोसेसिंग सिस्टम प्रॉपर बनाइए आप लोग अपना, यहाँ से जो है आप उसको बेटर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। ऑल आईज आर नाउ ऑन द इंडियन ओशन रीजन। देखिए, हमारी पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट, है ना, लेकिन कौन सा नेबर की बात कर रहे हैं? नेपाल के साथ रिलेशन खराब चल रहे हैं, यस। पाकिस्तान का तो खराब ही चलते हैं हमेशा से, इसका तो बात ही छोड़ दीजिए आप। श्रीलंका के साथ भी रिलेशन कोई खास नहीं है हमारे, चाइना बहुत इन्फ्लुएंशियल है वहां पे भी। मालदीव के साथ भैया हमने झगड़ा मोल ले लिया, यस। म्यांमार की तो चाइना के साथ बहुत खासम खास है, क्योंकि म्यांमार को तो ज्यादातर वेपन चाइना से ही आ रहे हैं। बांग्लादेश के साथ हमारे वो इलीगल इमिग्रेशन को लेकर ऑलरेडी बहुत इश्यूज हैं, रोहिंग्यास को लेकर इश्यूज चल रहे हैं। कौन से पड़ोसी की बात कर रहे हो आप? तो नेबरहुड पॉलिसी हमारी जो है, इट्स अ लार्ज फेलियर। दैट इज वन केस जो एस्टेब्लिश किया गया है, राइट। उसके अलावा
अभी जो इंडियन ओशन है वो बहुत क्रूशियल हो गया है। देखिए, कुछ साल पहले तक ना इंडियन ओशन उतना क्रूशियल नहीं था। तो चाइना भी उसके ऊपर फोकस नहीं करता था, अमेरिका भी नहीं करता था। तो इट वो पीसफुल, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा एक्टिविटी होती ही नहीं थी। अब एक्टिविटी होने लगी तो वो थोड़ा गड़बड़ भी हो गई। चाइना ज्यादा इंटरवीन करने लगा, अमेरिका करने लगा, तो इश्यूज क्रिएट होने लगे। और उस इश्यूज की वजह से जो है ये सब दिक्कतें यहाँ पे हुई हैं। म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका एंड ऑल दैट। तो इंडियन ओशन तो है भैया कॉम्प्लेक्स, होता चला जा रहा है। पहले इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था, अब हो रहा है। क्योंकि जो डायनेमिक्स हैं वो शिफ्ट हो रही हैं। अमेरिका इन्वॉल्व हो गया, चाइना बहुत ज्यादा इन्वॉल्व यहाँ पे हो गया है, वो शिफ्ट हो रही हैं। मालदीव चाइना के रिलेशन एकदम बिल्कुल खासम खास, बिल्कुल भाईचारे जैसे हो गए हैं। इंडिया को लेके बहुत चैलेंज हो गया है। श्रीलंका इज वेरी सेंसिटिव, पॉलिटिकली अनस्टेबल ऑल्सो। चाइना के भैया वहां पे, चाइना के जो स्पाई शिप्स हैं, जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, वो श्रीलंका में जाके रुक रही हैं। तो इंडिया को लेके एक डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स क्रिएट यहाँ पे होता है। उसके अलावा इसराइल, हमास, रशिया, चाइना और स्वेज कनाल, रेड सी के अंदर जो इश्यूज हो रहे हैं, उसकी वजह से इंडियन ओशन के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है ऑफ कोर्स। कि रेड सी से होते हुए जो भी शिप्स आते थे वो तो इंडियन ओशन से ही जाते थे। अब जो है वो अफ्रीका को क्रॉस करके जाना पड़ रहा है। ये इश्यूज और चाइना के प्रेजेंस ऑफ स्ट्रिंग ऑफ वर्ल्ड्स पॉलिसी एंड ऑल दैट। तो चीजें हो रही हैं इंडियन ओशन के अंदर चेंज। तो इंडिया को भी थोड़ा सा अपना स्ट्रेटेजी तो चेंज करना ही पड़ेगा, है ना। तो उस काउंटर करने के लिए चाइना के उस इम्पैक्ट को इंडिया जो है यूएस के साथ जो है थोड़ा सा क्लोज आ रहा है। कई कंट्रीज के साथ हम लोगों ने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वगैरह भी चला रहे हैं। जे कल भी हम परसों हम लोगों ने पढ़ा था कि मॉरिशियस के साथ जो है एगलेगा आइलैंड के अंदर हम लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह चलाए हैं। तो मॉरिशियस तो बचे, सेचल्स, मॉरिशस या कुछ कंट्री हैं जिनके साथ इंडिया का आज भी अच्छा रिलेशन है, वो हम लोग डेफिनेटली कर सकते हैं। जो इंडियन ओशन के अंदर जो थ्रेट्स आ रहे हैं इंटरनेशनल, जो जैसे यूनाइटेड नेशंस वगैरह हो गई, यहाँ पे हम लोग एम्फोसिस कर सकते हैं उन चैलेंजेस वगैरह को। और अपने पड़ोसियों के साथ तो भैया बातचीत करिए, है ना। क्योंकि आपको उनकी ज्यादा जरूरत है, उनकी हेल्प करने के लिए चाइना बैठा हुआ है, आपको उनकी हेल्प चाहिए। तो थोड़ा सा बातचीत करिए, ठीक है। क्या ऑल्टरनेट ऑप्शन हो सकता है इंडिया के पास, इसके अलावा और हम लोग क्या कर सकते हैं? India should clearly communicate to the strategic allies that while it recognizes Indo-Pacific commitment, it prioritizes the Indian Ocean region। तो हमारे जो कोड वाले फ्रेंड्स हैं भाई, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, इनको साफ साफ बताएं, देखिए भाई मैं आपके साथ तो हूँ, जो इंडो पैसिफिक कमिटमेंट है उसके लिए मैं फुल्ली कमिटेड हूँ, लेकिन इंडियन ओशन को इग्नोर मत करिए, राइट। उसके अलावा जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे हमारा इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन हो गया, कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव हो गया, ठीक है, इनकी असेसमेंट करिए, इनको स्ट्रोंग करने की कोशिश करिए, क्योंकि इंडिया यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। अगर किसी की मीटिंग वगैरह नहीं हो रही है तो प्लीज उसको मीटिंग को बुलाइए, कंट्रीज को इन्वाइट करिए, है ना। फ्रेश फ्रेमवर्क फॉर द मैरीटाइम सिक्योरिटी, एडवोकेट फॉर द क्रिएशन ऑफ द न्यू फ्रेमवर्क फोकसिंग ऑन द एनहांसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड लेवरेजिंग द पोटेंशियल ऑफ द ब्लू इकोनॉमी। तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोडक्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो ब्लू इकोनॉमी के केस में इंडिया अपने जो बेसिकली अपने इंडियन ओशन के नेबर्स हैं उनको लीड कर सकता है इन अ सस्टेनेबल वे। उसके लिए कुछ फ्रेश फ्रेमवर्क तो आपको बनाना ही पड़ेगा। और नेवल फोर्सेस को अपनी जो है आप स्ट्रॉन्ग करिए। अभी तक हमारा ज्यादातर फोकस जो है आर्मी के ऊपर रहता था, अब नेवल फोर्सेस के ऊपर भी बहुत फोकस आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला समय एयर फोर्स और नेवल फोर्सेस का ही है, ठीक है, क्योंकि वही लीड करेंगे। जो सरफेस ट्रूप्स हैं वो बाद में आते हैं, राइट। तो ये जो है आप डेफिनेटली कुछ ऑल्टरनेटिव यहाँ पे कर सकते हो। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल है, पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, ठीक है जी। तो हालांकि एक दो आर्टिकल ऐसा था जो मैं करवाना चाहता था, टाइम की वजह से नहीं करवा पाया, तो ये आर्टिकल हम लोग कल कर लेंगे। इंडिया टू जॉइन यूएस लेड कार्बन मार्केट प्रोजेक्ट, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है काफी। चलिए आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।